सभी को लिव 16 लुक 16 ऐशो क्लब उन लोगों के लिए जिन्हें यकीन है कि लाइफ में हैप्पीनेस को भरा जा सकता है, जिन लोगों को लगता है कि एक अच्छी ज़िंदगी जीना ही ह्यूमन बर्थ का यूटिलाइजेशन है। ह्यूमन बर्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट पूजा पाठ या स्पिरिचुअलिटी या काम करना या अपने आप के लिए नाम कमाना। इट्स अबाउट एन्जॉयमेंट, इट्स अबाउट आप कितना आनंद की स्थिति में अपने आप को रख पाते हैं, रह पाते हैं, कितना आप किसी एडिक्शन से दूर होके, ऑब्सेशन से दूर होके, पेन्स को मिनिमाइज करके अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को बढ़ा पाते हैं, आनंद को बढ़ा पाते हैं, पूर्ण आनंद की स्थिति में रह पाते हैं। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी किंग प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से, जिन्हें हम डेस्टिनी मॉडिफायर के नाम से जानते हैं। आइए आज उनसे कनेक्ट करते हैं इस प्रोग्राम में। और क्या हमें लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस भी दे सकती है, चाहे हम अपनी जिंदगी में कुछ भी लेकर आए हों? एक प्रणाम। अश्विनी जी, एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न मन में उठता है, वो ये कि अगर किस्मत में ही बहुत छोटी उम्र में मर जाना लिखा है, बहुत ही कम उम्र लिखी है, बीमारियों से भरा हुआ जीवन लिखा है, तो हम बहुत एफर्ट करेंगे तो हम बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। लेकिन हमारा जो एफर्ट होगा, जैसे हम स्वामी रामदेव जी का भी एफर्ट कहते हैं, तो उन्होंने एफर्ट करके अपने आप को निरोगी बनाया है। बट लाइफ में पूर्णानंद की स्थिति में रहना, ये ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं संभव हो पाएगा कि नहीं। इसीलिए लंबी जिंदगी एक वरदान से ज्यादा अभिशाप लगने लगती है, खासतौर से हमारी जनरेशन को। आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या एक लंबी जिंदगी अभिशाप है या एक्चुअली एक वरदान है? और अगर किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं तो वो बहुत मेहनत करके बीमारियां तो कम कर सकता है, लेकिन अपनी लाइफ में हैप्पीनेस कैसे भर सकता है वो इंसान, या भर सकती है वो पर्सन? ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा? देखो, एक बात जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी किसी को कि जब इंसान पैदा होता है तो वो खाली हाथ नहीं होता। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अगर ये खाली हाथ जब तक सोचते रहोगे कि इंसान खाली हाथ पैदा होता है, तब तक आप बीमार रहोगे, रोगी ही रहोगे। और ये बात आप बच्चों को सिखा रहे हो। इमेजिन कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो। पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, दे डोंट वांट दैट देयर चाइल्ड शुड बी हेल्दी। पेरेंट्स की सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है कि आज की तारीख में पेरेंट्स ही नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो है हेल्दी हो। तो अगर ऐसी सोच से पेरेंट बन रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि बीमारियां तो आएंगी आएंगी, उनको खुद को आएंगी। जिनकी ऐसी सोच है कि हमारे बच्चे बीमार पैदा होने चाहिए, तो फिर तो मेरे ख्याल से रोग तो परमानेंट बांध ही रखा है उन्होंने अपने साथ। अश्विनी जी, कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते कि उनके बच्चे बीमार पैदा हो। ऐसा क्यों नहीं चाहते? आप एक बात बताओ मेरे को, क्या आपने अपने बच्चों को बताया कि तुम जब पैदा हुए थे तुम खाली हाथ नहीं थे? हर बार ये सिखाया, सबने ये सिखाया। एजुकेशन टोटल ये सिखा रही है कि तुम खाली हाथ आते हो, खाली हाथ जाते हो। सबसे बड़ी मूर्खता की बात पर तुम जीवन बिता रहे हो, शुरू कर रहे हो जीवन को, अपने 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 बच्चों के जीवन को उस बात पर शुरू कर रहे हो जो मीनिंगलेस है, बेकार है, जो सिर्फ और सिर्फ रोक दे रही है। उस आधार को लेकर के और तुम बच्चे पैदा कर रहे हो तो नेचुरल सी बात है कि बीमार होंगे ही। और तुम कैसे ठीक हो जाओगे? क्योंकि तुम्हारा आधार भी तो वही है। तो आजकल के बच्चे इसीलिए पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनको पता लग गया है गूगल बाबा के थ्रू कि मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे मिसगाइड किया, मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे जो है मेरे आधार को डिस्टर्ब किया, मेरा बूट सेक्टर बहुत गलत लिखा। आज की जनरेशन ये बात समझ गई है गूगल बाबा के थ्रू। इसलिए वो बच्चे आज की तारीख में पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते। जैसे ही पहला मौका मिलता है छोड़कर भाग जाते हैं। और कुछ तो यहां तक आ गए हैं आप टीनेजर्स कि वो सुसाइड कर लेते हैं। वो टीनेज यहां तक समझ गए कि यार ये तो मेरे पेरेंट्स तो मेरी जिंदगी परमानेंट खराब करेंगे,
इससे बेटर है कि मैं आज उसको आज ही समाप्त कर लूं। ये हालत हो गई है और हम फिर भी उस स्टेटमेंट को छोड़ने को तैयार नहीं है कि खाली हाथ आते हैं। आज तक इस कोई पेरेंट ने अपने बच्चे को यह कहा ही नहीं कि तू खाली हाथ पैदा हुआ। इस बात को छोड़ने को तैयार नहीं है कोई पेरेंट्स। कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है, मनुष्य खासकर, बाकी होगा मैं नहीं कहता हूं, बाकी नहीं होगा, लेकिन मनुष्य अगर पैदा हुआ है तो वो खाली हाथ कभी पैदा हो ही नहीं सकता। तो इस स्टेटमेंट से जब तक तुम पीछा नहीं छुड़ा लोगे अपना, तब तक तुम्हारे टीनेजर में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती ही रहेगी। कोई हल नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। इस बात को मान लो कि तुम खाली हाथ पैदा नहीं होते हो। ठीक है, हम खाली हाथ पैदा नहीं होते हैं, लेकिन हम खाली हाथ पैदा हुए, हमने इस बात को माना या नहीं माना, इससे इतना इम्पैक्ट थोड़ी ही हमारी लाइफ पे पड़ता है। अरे जो हम आप सोच कर देखो आज के स्टार्टअप बिजनेस क्यों फेल होते थे पहले, आज फिर भी थोड़े सक्सेस होने लगे। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है, सनातन कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो इस बात को समझती है कि खाली हाथ कोई पैदा नहीं होता है। इसीलिए स्टार्टअप सक्सेस होने लग गए। नहीं तो पहले स्टार्टअप फेलियर जो है 99.99% फेल होते थे। ओनली आउट ऑफ lakhs of startups, only 2 or 3 used to succeed. आज वो परसेंटेज बढ़ने लगी है। क्यों बढ़ने लगी है? क्योंकि सनातन लोगों ने, सनातन कम्युनिटी ने अब स्टार्टअप प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। और सनातन प्रकृति के लोग, सनातन प्रक्रिया के लोग जानते हैं कि हम खाली हाथ पैदा नहीं होते हैं। और फिर वो समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वही बात, हम बिजनेस में सीड कैपिटल की बात करते हैं। स्टार्टअप फेल क्यों होता है? क्योंकि उसको अपने सीड कैपिटल का नहीं पता। देखिए, जो हमारे पास है वो हमारे पास ही रहेगा। हमें वो पता है या नहीं पता है, उससे क्या फर्क पड़ा। जो मेरी किस्मत में लिखा है वो तो मेरे साथ ही चलेगा, मैं उसे पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैंने माना या ना माना। एक स्टार्टअप का आप एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उन्हें अपना कैश खर्च करना है। जो सीड कैपिटल है उसको यूटिलाइज करके दे कैन स्टार्ट जो भी उनका काम है। बट बच्चे की तो शुरुआत ही हम ऐसे करते हैं कि उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसको दुनिया में रहना सिखाएंगे। कोई भी किस्मत लेकर आया, जब तुम्हें उसका यही नहीं पता कि तू वो लेकर के क्या पैदा हुआ है, तो तुम उसको पढ़ाओगे क्या, लिखाओगे क्या? तुम्हें जब पता ही नहीं है कि उसके पास सीड कैपिटल है क्या, तो तुम उसको पढ़ाओगे क्या, लिखाओगे क्या, उसको सिखाओगे क्या? कुछ भी नहीं कर सकते तुम। जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि उस आदमी, जो बच्चा पैदा हुआ है, उसके हाथ पैर सब सही सलामत है, तब तक तुम उसको सिखाओगे क्या? पर चलना कैसे सिखाओगे? जब खड़ा करने लगोगे तो पता लगा उसकी टांग में डिफेक्ट है। तो वो टांग में डिफेक्ट कब लेकर आया? तुमने इंट्रोड्यूस किया या पहले से लेकर आया वो? तो इसलिए ये बात को जब तक दिमाग से नहीं निकाल दोगे कि खाली हाथ कोई पैदा हो ही नहीं सकता, मनुष्य रूप में कोई भी खाली हाथ पैदा नहीं हो सकता। और अगर खाली हाथ पैदा नहीं हो सकता तो वो क्या लेकर के आया है, उसकी जानकारी होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। बच्चे की ग्रूमिंग में, उसकी एजुकेशन में, उसकी टेक केयर में हम कैसे फर्क लाएंगे अगर हमें पता है कि बच्चा अपने साथ ये लाया है? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर वो बच्चा अपने, अब सोचो ना, बच्चा अगर अपने साथ लेकर आया कि उसका दिमाग बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, मानसिक स्थिति उसकी वीक है, तो अगर तुम्हें ये बात पहले से पता है तो तुम क्या करोगे? उसको इंजीनियर बनाने की कोशिश करोगे क्या? नहीं करोगे। क्योंकि अगर पेरेंट इतने मूर्ख है कि उसकी कैपेबिलिटी को पता करने के बाद भी उसको गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके पेरेंट्स चाहते ही नहीं कि वो अपनी जिंदगी जिए। 3 इडियट फिल्म को समझो,
उसने क्लियरली बताया है कि तुम क्या स्ट्रेंथ लेकर के पैदा हुए जब तुम कॉलेज जाते हो। मतलब इतनी सी बात समझने को तैयार नहीं है लोग कि भैया तुम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो तुम्हारी एलिजिबिलिटी चेक करी जाती है कि नहीं करी जाती? क्यों करी जाती है? एडमिशन दे देना चाहिए आंख बंद करके। क्यों एलिजिबिलिटी चेक करते हैं? और ये एप्लीकेबल तो जब पैदा हुआ बच्चा तब भी तो वो वैलिडिटी रहेगी कि एलिजिबिलिटी क्या है उसकी। जब तक एलिजिबिलिटी का नहीं पता तो तुम उसको आगे पढ़ाओगे क्या? जो अभी तक सिस्टम चल रहा है, जो मुझे लगता है अप्रोप्रिएट भी है कि शुरुआत में हम कुछ सालों में बच्चों को पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना ये सिखाते हैं 5-6 साल की उम्र तक। उसके बाद देखो देश के यही बारे प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। ये जो सिस्टम चल रहा है वो इसीलिए इतनी परेशानी है। अगर वो सिस्टम ठीक चल रहा होता तो मुझे मेरे ख्याल से या लाइव करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे डेस्टिनी मॉडिफायर बनने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी डेस्टिनी रीडर की जरूरत ही नहीं रहती। एस्ट्रोलॉजी साइंस नाम का सब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। जो 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 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को और जो तरीका है, जो हमारा टुगेदर सारा एजुकेशन सिस्टम है, वो बच्चों को स्ट्रेस में ले आता है। ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन हर बच्चे की डेस्टिनी अलग अलग है, उसके हाथों की लाइन्स अलग है, उसका ज़ोडिएक साइन अलग है। उसका फर्क उसके एजुकेशन पर पड़ना चाहिए या मैंने उसके हिसाब से सॉरी अगेन यू हैव टेकन इन द रॉन्ग डायरेक्शन। वेट you have taken it again in the wrong direction. I am not talking about destiny. I am talking about only that no one is born with free hand. खाली हाथ कोई पैदा नहीं होता है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं। तुम उसको कहां ले गई हो? तो हम अपने साथ अपनी डेस्टिनी ही तो लेकर आते हैं और क्या लेकर आते हैं? नहीं, हम अपनी एलिजिबिलिटी लेकर आते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि डेस्टिनी रीडर्स ने उसको डेस्टिनी बना दिया जबकि वो एलिजिबिलिटी लेकर पैदा हुआ है। ही इज एलिजिबिलिटी नॉट द डेस्टिनी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। डायरेक्शन ही गलत हो गई, इसीलिए तो सारा एजुकेशन सिस्टम फेल है। एकमात्र कारण क्योंकि हमने शब्दों को ही ठीक नहीं समझा। हम लोग जो लेकर के पैदा होते हैं वो एलिजिबिलिटी होती है, डेस्टिनी नहीं। बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं, समझने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, कोई खाली हाथ पैदा नहीं होता। और पैदा क्या लेकर के हो रहा है? अपनी एलिजिबिलिटी लेकर के पैदा हो रहा है। और उस एलिजिबिलिटी का अगर पता होगा तो वो अपना फ्यूचर फेलियर फ्री 100% बना सकता है, गारंटीड बना सकता है। क्योंकि एलिजिबिलिटी जो है वो सब कुछ बताती है। किस लेवल, हेल्थ के लिए क्या एलिजिबिलिटी है तुम्हारी, और कैरियर के लिए तुम्हारी क्या एलिजिबिलिटी है, और तुम्हारे को मैरिज अपने फैमिली चलाने के लिए तुम्हारी क्या एलिजिबिलिटी है, तुम शादी करने लायक हो के नहीं हो, तुम्हारी क्या एलिजिबिलिटी है। हर चीज बताती है कि तुम क्या एलिजिबिलिटी लेकर के पैदा हो रहे हो। उसका पूरा का पूरा मैप बना हुआ है आपके हाथ में। पूरी की पूरी वो एलिजिबिलिटी फैक्टर लिखा हुआ है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। पूरी की पूरी डेट वो लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी लेवल लिखा हुआ है आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में। ये समझने की बात है जी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिसको एलिजिबिलिटी कह रहे हैं, ये क्या कैपेबिलिटी है? जैसे किसी बच्चे की आर्टिस्टिक नेचर बहुत अच्छी है या किसी का टेक्निकल माइंड है, ये अलग अलग कैपेबिलिटीज, क्षमताएं अलग अलग हैं। क्या आप उसको एलिजिबिलिटी कह रहे हैं? बेसिकली आप एलिजिबिलिटी कह किससे रहे हैं? बहुत सिंपल है। आईआईटी में जब एडमिशन लेना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? फर्क क्या है? देखो फर्क समझो, एक मिनट फर्क समझो कि आईआईटी में एडमिशन लेना है तो उसकी एलिजिबिलिटी आईआईटी ने डिफाइन की है। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ है तो वो एलिजिबिलिटी अपनी खुद डिफाइन करके लेके आया है। इस फर्क को समझो। किस कंटेक्स्ट में एलिजिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं? जो बच्चा पैदा, लाइफ के ऑल फेजेस ऑफ लाइफ, 7 फेजेस ऑफ लाइफ आर डिफाइंड, और हर फेज की एलिजिबिलिटी वो लेकर के आया है। बाल्यकाल की क्या एलिजिबिलिटी? अच्छा, ओके।
ओके, मतलब जो उसकी पर्सनालिटी की ट्रेट्स हैं, जो उसकी हाथों की लाइंस की दिशा है, जो जो उसकी ग्रह हैं, इन सबको आप पुट टुगेदर एलिजिबिलिटी कह रहे हैं? नेचुरली डेट ऑफ बर्थ मैंने बताया, तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ एंड पाम, दे आर द 4 थिंग्स which are showing the eligibility of the person. It is encoded into these 3 forms. Eligibility is such a big full life, तुम्हारी पूरी लाइफ की किताब है, तो उसको एनकोडेड लैंग्वेज में ही लिखा जा सकता है थोड़ी सी जगह में, तो वो लिखा हुआ है। तो वो एलिजिबिलिटी अगर आप पता करेंगे अपने बच्चों की, जो कि वो कंसीवमेंट के समय ही लेकर आया है, माइंड इट, नॉट अ डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पे सिर्फ जेंडर का पता लगता है, कंसीवमेंट के टाइम पर ही वो अपनी एलिजिबिलिटी लेकर के आया पूरी लाइफ की। एक्चुअली होता क्या है अश्विनी जी की बच्चा जो अपनी डेस्टिनी जिसको हम एलिजिबिलिटी कह रहे हैं, मान लीजिए किसी की एलिजिबिलिटी अच्छी है कि वो एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, पेरेंट्स को पता भी लग गया, लेकिन नेचुरली हम इसको एक करियर ऑप्शन मानकर बच्चे को उस डायरेक्शन में नहीं करेंगे। एक मिनट, होल्ड इट। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष शब्द का मतलब क्या है? साइंस। ज्योतिष इज नथिंग बट साइंस। तो तुम तो सारी साइंस तुमने नकार दी 1 मिनट में। सोचो, किसी की कैपेबिलिटीज होती है कि ये बच्चा जिरह अच्छी कर लेगा, यानी कि वकील अच्छा बन सकता है। अब वो मान लीजिए बिजनेस फैमिली है, तो वो अपने बच्चे को वकील नहीं बनाएंगे, वो बिजनेस ही कराएंगे। लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया है, उसको कौन संभालेगा? जो हमारी फैमिली हेरिटेज होती है, तब तो ऑल द मोर रीजन है जिसका, ये तो ऑल द मोर रीजन है, अगर किसी का लाखों करोड़ों का बिजनेस है तो वो उसको वकील ही बनाएगा। अगर उस बच्चे की कैपेबिलिटी वकील बनने की है तो उसको वकील ही बनाएगा, क्योंकि अपनी कंपनी के इतने सारे केसेस होंगे, उनको हैंडल कौन करेगा? वो तो बर्थ कैपेबिलिटी वो लेकर के आया, इसीलिए लेकर के आया क्योंकि वो अपना लाखों करोड़ों का बिजनेस आराम से संभाल सके। यही तो फर्क है कि अगर तुम एलिजिबिलिटी का पता लग जाए, उसको यूज करके तुम उसका कैरियर इस तरीके से बना सकते हो कि तुम्हारे परिवार की जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाए, ना कि उसको बर्बाद कर दे। यही की है, यही समझने की बात है कि एलिजिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा है, पेरेंट्स ने बचपन में ही देख लिया कि इसकी मानसिक कोई समस्या रहेगी या इसका कुछ मानसिक उतना अच्छा नहीं है, ये एलिजिबिलिटी उसकी पता लग गई। वो फैमिली है, मेरे को समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया, क्या कहा तुमने? मेंटल एबिलिटी, यानी कि उसकी मानसिक जो क्षमताएं हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, ये संभाव पता लगा। ठीक है। अब वो फैमिली बहुत एफ्लुएंट है, मैं ऐसे एक फैमिली को जानती हूँ। ठीक है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस बच्चे का इलाज हो जाए, या इस बच्चे को हम कुछ दवाइयां के थ्रू इसकी मानसिक शक्ति को डेवलप कर पाए, विच एक्चुअली फेल्ड। वो naturally because here you need to approach a person who is a eligibility modifier. Try to understand that here the people should approach to that person who can improve upon the eligibility of the person, eligibility modifier, and they are called destiny modifier. ज्योतिषी है उपाय, जैसे आपका बुद्धि कमजोर है तो आप ये उपाय करें, शुक्र कमजोर है। ज्योतिषी, मैं जानता नहीं हूं कि ज्योतिषी क्या होता है। सॉरी अगेन, आई डोंट नो व्हाट इज ज्योतिष यू आर टॉकिंग अबाउट। ज्योतिष किसको तुम समझते हो, मुझे नहीं मालूम है। मैं तो जो एलिजिबिलिटी मॉडिफायर की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम ज्योतिष क्या होता है। आई एम ए टेक्निकल पर्सन, सो मेरे लिए ज्योतिष का मतलब है वो ज्ञान जो दिमाग की बत्ती जला दे। जी देखिए, अब
बच्चे की अपनी कैपेबिलिटीज है, एलिजिबिलिटी है, पर पेरेंट्स की भी तो अपनी कैपेबिलिटीज, एलिजिबिलिटीज, एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, इच्छाएं, फिर उनकी अपना एक सोशल स्टेटस, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो ये सारे फैक्टर लीड कर रहे हैं कि टीनेजर कहता है इससे तो अच्छा मर जाऊं मैं। यही तो हो रहा है। टीनेजर सुसाइडल टेंडेंसी क्यों बढ़ रही है? इसीलिए बढ़ रही है कि पेरेंट्स आर एनफोर्सिंग their stupid ideas to the kids, which they are not at all interested in listening, because Google Baba has already opened their brain so much that they know that their parents are trying to enforce their stupid ideas on us. So it is better that if I can't leave parent, I leave the world itself. That is why suicidal tendency in the teenagers are getting developed. इसके और भी रीजंस हैं। जैसे बच्चों को कई बार टीचर्स की वजह से स्ट्रेस होता है, उनके दोस्तों की वजह से स्ट्रेस होता है, करियर की वजह से बच्चे परेशान होते हैं। बात ये नहीं, देखो अगेन बिकॉज you never try to understand what eligibility the person has got, और तुमने उसको उन लोगों के साथ बिठा दिया बच्चों को जिनकी एलिजिबिलिटी कुछ और थी, या किसी की कुछ लोगों की शायद एलिजिबिलिटी उससे मैच कर जाती है तुक्के से, तो उसमें तुम्हारे बच्चे की एलिजिबिलिटी मैच नहीं करती थी तो तुमने बिठा दिया। या तुम्हारा बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ही हैड मोर इंटेलिजेंस, बट तुम्हें क्योंकि पता नहीं लगा तो तुमने उसको नॉर्मल बच्चों के साथ बिठा दिया और वो फ्रस्ट्रेट हो गया। वो कहता है कि यार कि बेकार के बच्चों के साथ मुझे बिठा दिया। धीरे धीरे उसकी सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती चली गई क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी कुछ और थी। वो बच्चा 10 साल का था तो पीएचडी करने लायक था, और उस बच्चे को तुमने कहा नहीं तेरे को प्राइमरी स्कूल करना ही करना है, तो उस बच्चे का क्या होगा? वो बच्चा सुसाइड करेगा ही करेगा। तो पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जी अश्विनी जी, ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे की डेस्टिनी में कई बार विवाह से रिलेटेड या again you are going wrong. I am talking about eligibility. I am talking about eligibility, not destiny. Destiny मुझे नहीं पता क्या होती है। I am talking about eligibility. अगर उसकी, अब सोचो, यही तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। सोचो वो एलिजिबल था ही नहीं मैरिज के लिए, और तुमने उसकी मैरिज कर दी और उसने कर भी ली, क्योंकि एलिजिबिलिटी का पता ही नहीं है, एलिजिबिलिटी का फैक्टर ही नहीं पता कि वो मैरिज के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं है। ये तो कभी सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी का पता ही नहीं है कि एवरीबडी इज बॉर्न विथ सर्टेन एलिजिबिलिटी। खाली हाथ पैदा हुआ है। कितना बड़ा कंफ्यूजन है, ये फैला रखा है पूरी दुनिया में। तो तुम बाकी कुछ भी बात करो, इट इज ऑल मीनिंगलेस टिल द टाइम यू गेट रिड ऑफ कि कोई भी बच्चा खाली हाथ पैदा नहीं हो सकता। वो अपना एलिजिबिलिटी फैक्टर लेकर आता है। मैंने हर बार कहा है कि मेल गेट्स फाइनेंशियल फ्रीडम एट द एज ऑफ 3 एंड फीमेल कैन नेवर गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये बात इसीलिए कही है क्योंकि वो एलिजिबिलिटी अपनी लाए उस हिसाब से है। जेंडर बेस्ड एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी कॉमन नहीं होती है कि मेरी भी वही होगी और लड़की की भी वही होगी, लड़के की भी वही होगी, बेटे की वही होगी, बेटी की भी वही होगी। नो, एलिजिबिलिटी डिफर्स। जिस लड़की की एलिजिबिलिटी विवाह के लिए है ही नहीं, उस लड़की का अगर तुम विवाह कर दोगे तो सक्सेस कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। अरे तो पेरेंट्स करेंगे क्या? जैसे किसी बच्चे की, मैंने ऐसे खुद देखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानसिक शक्तियां हैं, हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी बता रही है, उसको स्कूल ही तो भेजेंगे और कहाँ भेजेंगे? है? उसको स्कूल ही तो भेजेंगे और कहाँ भेजेंगे? स्कूल क्यों भेजोगे तुम उसको? अरे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम उसका भविष्य खराब करना चाहते हो। यही तो बात हुई कि हम लोगों ने भेड़ बकरियां बना दिया सबको। चाहे कोई कितना ही समझदार हो, पर भेड़ बकरी तो बनना ही पड़ेगा। हम लोगों ने, ये पेरेंट्स ने यही किया, और ये इसलिए किया क्योंकि उन्होंने, सबको ये पता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो खाली हाथ होता है।
समस्या यहाँ है कि समझ में गड़बड़ है, समझने में फेर है। ये समझना छोड़ दो कि बच्चा खाली हाथ पैदा होता है, इस चीज को दिमाग से निकाल दो। और वो डेस्टिनी लेकर के पैदा नहीं होता है, वो एलिजिबिलिटी लेकर के पैदा होता है। इस बात को समझो। और एलिजिबिलिटी लेकर के पैदा होता है तो उसके बाद जो एलिजिबिलिटी है उसी डायरेक्शन में उसका अपब्रिंगिंग करोगे। फेलियर फ्री एश्योर्ड है, एश्योर्ड, 100% गारंटीड। एक्चुअली हमारे पास ना डायरेक्शन के ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। क्यों नहीं होती है? हजारों ऑप्शन अवेलेबल है, लाखों ऑप्शन अवेलेबल है, करोड़ों ऑप्शन। बल्कि आई वुड से जब हर इंसान की शक्ल अलग है तो हर इंसान के लिए अलग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ये सोचना ही मूर्खता है कि ऑप्शन कम अवेलेबल है। जितने शक्ल है, जितने इंसानों की शक्ल फर्क है, उतनी ही ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। डू नॉट ट्राई टू कॉपी। एलिजिबिलिटी सबकी अपनी अपनी है, एफिशिएंसी अपनी अपनी डेवलप की जा सकती है अपने अपने तरीके से, लेकिन ऑप्शन सबके पास उतनी है जितनी के जनसंख्या है और रहेंगी। अगर मान लो आपकी जनसंख्या आज 800 करोड़ है, लेकिन आपके पास ऑप्शन जो है वो 1100 करोड़ की अवेलेबल है, हमेशा 30% एक्स्ट्रा होती है। ये लॉ ऑफ नेचर है कि तुम्हारे जो ऑर्गन्स है उनकी जो उम्र है 400 साल है और उनकी कम से कम 400 साल है। अगर ठीक मेंटेन करते हो तो ये 4000 साल भी हो सकती है। लेकिन हम लोगों ने अपनी एवरेज उम्र को 60 साल बना लिया। हाउ अनफॉर्चुनेट वी आर दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिविंग लाइफ लॉन्गर, बिकॉज दैट इज द रीजन दैट टीनेजर्स हैव स्टार्टेड कमिटिंग सुसाइड। देन व्हाई आर यू वरीड व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड in living a longer age? So if teenagers are committing suicide, why should you be bothered? They are much faster than you, they are much more efficient than you. You should not bother about them. अगर तुम ही अपनी लाइफ को अच्छा नहीं चलाना चाहते तो टीनेजर अगर नहीं चला रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इस समय जो सोसाइटी की पोजीशन है एक्चुअली वो डिस्टर्बिंग तो है, लेकिन इसका मतलब हम सारा ठीक रहा पेरेंट्स के सिर फोड़ दें। अब ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए करियर के कंटेक्स्ट में, ये बात मैं समझती हूँ। सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, एलिजिबिलिटी सबकी बहुत डिफरेंट होती है, अलग अलग डायरेक्शन। एक बात को, एक मोटी बात नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग, एक मोटी बात नहीं समझ पा रहे हो कि एक सिर्फ स्टेटमेंट ने सारा ये कंफ्यूजन फैला रखा है। मात्र एक स्टेटमेंट ने। इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करके और इसको स्प्रेड करना शुरू कर दो तो गारंटी देता हूं मैं कि सारे ठीक हो जाएंगे। हर कोई चाहेगा कि मैं 150 साल जीऊं, हर कोई चाहेगा। कौन सी स्टेटमेंट? कि खाली हाथ कोई भी पैदा नहीं हो सकता। सिर्फ एक स्टेटमेंट को हटाना है जिंदगी से, मात्र ओनली वन स्टेटमेंट यू हैव टू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। एवरीबडी इज born with certain eligibility. Try to understand what eligibility the person is born with, and then you build up the life. Failures in the life of that person will get eliminated to zero. So मात्र एक स्टेटमेंट, only one statement you have to get rid of from your life. एक खाली हाथ कोई पैदा नहीं होता है, सब कोई एलिजिबिलिटी लेकर के पैदा होते हैं। भाई इतना समझ लो, इसी बात को स्प्रेड करो, इसी बात को फैलाओ, इसी बात को बताओ लोगों को, फिर देखो तुम कमाल कैसे सोसाइटी बेटर नहीं होती। कोई भी इंसान सुसाइड करेगा नहीं कभी भी। क्राइम नाम की चीज खत्म हो जाएगी दुनिया से, नेगेटिविटी आएगी नहीं लाइफ में। जी कोई 50 साल का मनुष्य है, 50 इयर्स उसकी एज है, वो अपनी ऑफिस से परेशान है, अपनी हेल्थ से परेशान है,
बच्चों से परेशान है, पत्नी से भी परेशान है। ये आज पति भी तो तकरीबन पति से हाँ भी तो पति से भी तो परेशान है। हाँ, तो तो ये तकरीबन हर एक स्पाउस कह दो इंसान ना का। कि अपने स्पाउस से परेशान है, कॉमन हो जाएगा, बात हो जाएगी खत्म। औरत और आदमी मत कहो, पति पत्नी मत कहो। ओके, अपनी हेल्थ से परेशान है, अपने करियर से परेशान है, अपने स्पाउस से परेशान है और अपने बच्चों से भी। 50 की एज में नहीं, पेरेंट्स से भी, तकरीबन पेरेंट्स से भी। पेरेंट्स से भी, यस, पेरेंट्स जिसके जिंदा हैं 50 की एज तक, हाँ होते ही हैं, तकरीबन सब कहीं ना के कहीं, होंगे। हाँ कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी सफरिंग रहती है। ये रियलिटी है हमारी समाज की, और ये अक्रॉस ग्लोब है। I can assure you here at this point itself, I would like to disconnect your statement that even today it is possible to modify. If they want to modify, I can make them modify, provided they want me to allow me to read their eligibility. And they have to first understand that they were never born खाली हाथ। उस स्टेटमेंट से निकल करके आएंगे तो आई कैन गेट द मॉडिफाइड टुडे इटसेल्फ। अरे हम कुछ भी लेकर पैदा हुए थे, पर 50 सालों में हमने सत्यानाश कर लिया होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज इमटेरियल। आप ठीक कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, वही तो फर्क पड़ेगा, पर एटलीस्ट एफर्ट तो शुरू करोगे उस डायरेक्शन में। मैं तो ये कह रहा हूं, अभी तो 50 साल है, तो हो सकता है 20 साल की लाइफ बची हो, उसको तो ठीक कर लो। जी, तो उसके लिए तुम्हें निकलना होगा इस स्टेटमेंट से कि खाली हाथ कोई पैदा हो ही नहीं सकता। वो एक एलिजिबिलिटी लेकर के पैदा होता है हर कोई इंसान, हर कोई मनुष्य, हर कोई इंसान एक एलिजिबिलिटी फैक्टर लेकर के पैदा होता है। एलिजिबिलिटी फॉर कैरियर, एलिजिबिलिटी फॉर हेल्थ, एलिजिबिलिटी फॉर मैरिज, एलिजिबिलिटी फॉर फैमिली लाइफ, एलिजिबिलिटी फॉर डेथ। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं इससे कम्प्लीटली एग्री करती हूँ, लेकिन उस एलिजिबिलिटी का हमने तसल्ली से उसका नाश किया होता है। दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। I am not denying to see. What I am trying to say is that I am trying to suggest solutions. I am here not to discuss only problems. I am here to give you solutions for the problem. So I am a relationship troubleshooter. I have been awarded as relationship troubleshooter. So I am there to solve your problems, not add to the problems. So I am suggesting that get rid of the statement खाली हाथ आता है, get rid of it and try to understand, try to understand what eligibility you were born with, और तुमने उसको कितना खराब किया है, और उसको ठीक कर लो। प्रोसीजर्स अवेलेबल है, उसका यूज कर लो, बात खत्म। जी, इसका मतलब कि जितना भी नुकसान हो चुका है, सिर्फ हेल्थ के कंटेक्स्ट में नहीं, एलिजिबिलिटी के कंटेक्स्ट में भी काफी हद तक वो रिकवरेबल है। 100% रिकवरेबल है, अगर तुम्हारे पर डिपेंड करेगा कि टाइम कितना है, कितना तुमने खराब किया हुआ है, डैमेज, वैल्यू ऑफ डैमेज, कितना डैमेज किया हुआ है और वो कितने टाइम में रिकवर। एक ना एशो चार्ट करके एक टेक्नोलॉजी है विच इज कन्वेइंग योर 5 एलिजिबिलिटीज, ऑल दिस 5 विच आई हैव टॉक्ड। तो उस एशो चार्ट से तुम्हें अपनी एलिजिबिलिटी पता लग जाएगी, और उस एशो चार्ट की एलिजिबिलिटी आज क्या है, तुम्हारी आज का क्या पोजीशन है, वो पता लग सकता है मेजरमेंट से, शंक सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी से, और उसको कैसे मॉडिफाई करना है वो एशो मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से आप उसको सीख सकते हो। जी, एक और प्रश्न मेरे मन में था कि जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो बहुत लंबी उम्र के लिए तपस्या करते थे, या पता नहीं वो तपस्या करते थे तो एक आउटकम होता था कि उनकी बड़ी लंबी उम्र होती थी, 100-200 साल
आज भी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी 100 साल आराम से क्रॉस कर जाती है एज, एंड दे आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ। ये हमेशा मेरे मन में रहा है कि उस उम्र का, इतनी लंबी उम्र का हम लोग करते क्या है, उसका यूटिलाइजेशन। तो यही स्टेटमेंट ने तो नुकसान किया। इसी स्टेटमेंट ने टीनेजर्स को सुसाइड करने के लिए कंपेल किया। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, कि इसी स्टेटमेंट ने सुसाइड करने को कंपेल किया टीनेजर्स को। सो गेट रिड ऑफ दिस स्टेटमेंट। देखिए, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे आसपास के लोग हैं, 80-90 की उम्र में दे विल डाई। अब मान लीजिए मैं 120 साल तक जीती हूँ, तो मुझे इस फैक्ट के साथ जीना होगा कि माय ऑल रिलेटिव्स आर गॉन। क्यों? अरे नए, इसका मतलब तो ये हुआ कि बच्चे होने ही नहीं चाहिए। अब नए बच्चे आ गए तो उनका क्या करोगे? वो तो गलत आ गए। तुम तो किस डायरेक्शन में सोच रहे हो? तुम सोचो कि तुम चाहते ही नहीं कि नए बच्चे आए, या वो सुसाइड ही करे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब क्या प्रमोट कर रहे हो तुम लोग? फिर बच्चों के बच्चे नहीं हुए तो हैं? ठीक है, बच्चे हो गए, हमारे बच्चे हो गए। बात हो रही है अश्विनी जी से एलिजिबिलिटी के बारे में। वो एक और मिनट में चार्ज होने वाला है मेरा मोबाइल, जो है ना। बैटरी को रिचार्जिंग चाहिए होती है। हाँ, हाँ, चाहिए होती है, पर रिचार्जिंग कैसे होती है ये पता नहीं है। हर एक बैटरी का रिचार्जिंग का प्रोसीजर अलग अलग होता है। जी तो फिर बिल्कुल। जी, तो लंबी उम्र क्यों चाहिए? हाँ, तुम्हारा जो सवाल था मैं उसकी बात कर रहा हूं कि लंबी उम्र क्यों चाहिए। लंबी उम्र चाहिए, उसका एकमात्र कारण है, यहां पर लंबी उम्र का रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, रिलेटिव से कोई मतलब नहीं है। लंबी उम्र का मतलब है, रिलेशन तो रोज नए बनते हैं। तुम नए एक, आज तुमने जॉब, एक उसमें जॉब में, एक उसमें जॉब कर रहे थे ऑफिस में, वहां तुमने रिजाइन कर दिया, तुम दूसरे ऑफिस में चले गए, तो नए रिलेशन नहीं बन गए। मान लो तुम्हारी, मान लो किसी किसी के हस्बैंड की अर्ली एज में डेथ हो गई, किसी फीमेल के, या किसी हस्बैंड की, किसी मेल की वाइफ की जल्दी डेथ हो गई, उसने दूसरी शादी कर ली, तो नए रिलेशन नहीं बनेंगे क्या? पहले तो है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? 70 की एज में किसी के स्पाउस की डेथ हुई और वो इंसान 120 साल तक जिया, तो 50 साल तक तो उसे बिना स्पाउस के रहना पड़ा। 70 की एज में दोबारा शादी करना एक सोशल नॉर्म नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। सोशल नॉर्म तुम्हारे बेस लिया उसके ऊपर के बच्चा खाली हाथ पैदा होता है। वो सोशल नॉर्म बेकार है जो इस स्टेटमेंट से पैदा हुए हैं। वो सोशल नॉर्म जो इस स्टेटमेंट पर आधारित है कि बच्चा खाली हाथ पैदा होता है, तो वो सोशल नॉर्म तो किसी काम के है ही नहीं। आदमी 100 साल की उम्र में भी शादी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। प्रॉब्लम क्या है? फिल्मों में दिखाते नहीं है कि 100 साल 75 साल की उम्र में शादी कर ली, क्या फर्क पड़ता है? इट इज इमटेरियल। तो एज का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। रिलेटिव बदल जाएंगे या रिलेटिव नए आ जाएंगे या पुराने आ जाएंगे, रोज रिलेटिव नए आते हैं। तुम्हारा टेनेंट बदल गया, तुम्हारे रिलेशन बदल गए, तुम्हारा पड़ोसी बदल गया, तुम्हारे रिलेटिव बदल गए। अश्विनी जी, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके बच्चे कहीं विदेश में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो वो हर रोज हर दिन अपने बच्चे को याद करते हैं और बस इंतजार करते रहते हैं कि 2 साल बाद मेरा बेटा आएगा या मेरे बच्चे आएंगे। उसका एकमात्र कारण है, उसका एकमात्र कारण है कि तुमने अभी तक भी ये बात नहीं समझी कि एलिजिबिलिटी लेकर के बच्चा पैदा हुआ था, खाली हाथ नहीं आया था। इस सारी समस्याओं की जड़ एक ही है कि हमने ये मान करके चले कि बच्चा खाली हाथ पैदा हुआ था। इस स्टेटमेंट से निकलना ही पड़ेगा, इस जाल से निकलना ही पड़ेगा, अगर आप अपनी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म करना चाहते हैं तो।
लिव 16, लुक 16 एशो क्लब यही है कि यहां पर एश्योरेंस करी जाती है कि 125 साल की जिंदगी तुम्हारी रहेगी, आना है तो देख लो, पर रहोगे वैसे ही जैसे 16 के थे। अरे चार्ज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। ओहो, बैटरी रिचार्जिंग का ऑन नहीं किया, करेक्ट करना पड़ेगा। अरे ऑन नहीं किया था मैंने। Procedure has to be followed as is specified. Yes, that is the key. That key का उसका पहला रूल ये है कि everybody is born with eligibility, और उसी एलिजिबिलिटी के आधार पर प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा। यही मैं कह रहा हूं, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि प्रोसीजर्स यू हैव टू अडॉप्ट एज पर द एलिजिबिलिटी ऑफ द पर्सन one is born with, and no one is born without eligibility. Some eligibility everybody is born with, and for all 5 parameters of life, all 5 parameters of living, I am talking about all information about all eligibility levels of all the 5 eras of the phases of the life. Everybody, everything is defined, well defined. जो पेरेंट्स अपने बच्चों की याद में तड़पते रहते हैं, अगर वो ये समझ लेंगे कि बच्चा खाली हाथ नहीं आया था, उससे क्या फर्क पड़ेगा? सारा बदल जाएगा। उनको ये समझ आ जाएगा तुरंत के अरे बच्चा तो मेरे साथ रहने के लायक आया ही नहीं था, वो बच्चा तो मेरे साथ जबरदस्ती चिपका हुआ था, उसने तो मेरा इतना नुकसान कर दिया। तो वो तो उस बच्चे को कभी याद भी नहीं करेगा जिंदगी में। अपना नुकसान करने के लिए कौन किसी को याद करता है? कौन चाहता है कि ऐसा बच्चा, ऐसा इंसान मेरी जिंदगी में आए जो मुझे नुकसान दे? जी, तो बेसिक जो बात जो हम मिस आउट कर रहे हैं वो ये कि हम ये मान के चलते हैं कि हम खाली हाथ आए हैं, हमारे बच्चे खाली हाथ आए हैं, जबकि फैक्ट ये है कि हम अपने साथ एक बेसिक एलिजिबिलिटी 5 एस्पेक्ट्स में लेकर आते हैं जो कि एशो चार्ट में डिफाइन की गई है। और 7 देयर आर 7 फेजेस ऑफ लाइफ, तो 7 तरह की लेके आते हैं, पर 5 में आ जाती है 7। एक छठा जो है वो जेंडर, जब पैदा होता है जब जेंडर, 5 तो चीजें वो लेकर आता है जब कंसीव करता है, और छठा जेंडर की वजह से होता है, और 7वां जो होता है ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से होता है। तो इसलिए 7 के साथ कवर्ड है। ग्रैंड पेरेंट मतलब कौन से ग्रैंड पेरेंट? कौन से ग्रैंड पेरेंट्स? स्पाउस के, अपने नहीं, स्पाउस के। नहीं, बच्चे के माता के ग्रैंड पेरेंट्स या पिता के ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब स्पाउस के, स्पाउस के। पर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसकी शादी हुई, मान लीजिए 25 की एज में, तो 25 की एज में पता लगेगा कि इसके स्पाउस के ग्रैंड पेरेंट्स क्या हैं, इसकी एलिजिबिलिटी ये है। और क्या नेचुरली, यही तो कह रहा हूं मैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। देयर आर 7, 5 तो वो पैदा होता है लेकर के, जब वो कंसीव करता है 5 तब होते हैं, फिर जब डिलीवर होता है तो जेंडर जुड़ता है 6, और शादी होती है 7वां जुड़ता है पेरेंट्स सामने वाले के। स्पाउस के भी ग्रैंड पेरेंट्स का 2 सेट है, जैसे मेरे पति की तो जो नया है, जो नया जुड़ा है नहीं, स्पाउस के ग्रैंड पेरेंट्स, स्पाउस के ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी या नाना नानी? अरे स्पाउस के ग्रैंड पेरेंट मतलब बच्चों के ग्रैंड पेरेंट यार, तुम्हारे पेरेंट्स, जिसकी शादी हो रही है उनके पेरेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। नहीं समझे? ओके, मतलब जैसे एक लड़के का एक लड़की के साथ विवाह हो रहा है, तो जो उस लड़की के पेरेंट्स हैं उससे डिफाइन हो रहा है कि इस लड़के की एलिजिबिलिटी ये थी।
एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और लड़की के लिए लड़के के पेरेंट्स और लड़के के लिए लड़की के पेरेंट्स, इसीलिए स्पाउस के पेरेंट्स कह रहा हूं मैं। ठीक है जी जी। अब आप इसको एलिजिबिलिटी कह रहे हैं, हम इसको डेस्टिनी कहते हैं। वही कि भाई किस्मत में जहां लिखा होता है वहीं पे विवाह का मेल बनता है। डेस्टिनी शब्द के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है एक्चुअली। प्रॉब्लम यह है बिकॉज डेस्टिनी रीडिंग के लिए क्या चाहिए इस बारे में जानकारी नहीं है किसी को। प्रॉब्लम यहां है। एलिजिबिलिटी कहोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगी, डेस्टिनी की बात करोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक करना आसान है। डेस्टिनी रीडर के लिए तुम्हें खास लोगों के पास जाना पड़ेगा, जबकि एलिजिबिलिटी के लिए तो तुम अपने आप भी समझ सकते हो चाहो तो। एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? ये मुझे नहीं पता, सिस्टम होंगे अवेलेबल या ढूंढो। मैंने बताया ना, आज की डिजिटल लिविंग में तो सारे सिस्टम अवेलेबल है। एशो क्लब में सारे सिस्टम अवेलेबल है, बाकी का क्या अवेलेबल है मुझे नहीं मालूम। मतलब एलिजिबिलिटी एक तो डिफाइन हो जाती है जन्म के समय, 5 तरह की एलिजिबिलिटी, एक स्पाउस के पेरेंट्स से और एक एलिजिबिलिटी जेंडर से, फिजिकल जेंडर से डिफाइन होती है। तो ये जो 7 एलिजिबिलिटीज है, दिस कैन बी नोन, ये जानी जा सकती है। हाँ 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 बिल्कुल। अब मैंने अपनी एलिजिबिलिटी को, कौन सी एलिजिबिलिटी को बढ़ाया है, कौन सी को घटाया है, मैं आज ये जान सकती हूँ। हाँ, करंट वैल्यू पता लग जाती है ना कि करंट पोजीशन क्या है। एशो क्लब में एंट्री तभी मिलती है जब ये चेक हो जाता है कि हाँ करंट पोजीशन क्या है, और कुछ प्रोसीजर बताए जाएंगे उसको, फिर वो उनको प्रैक्टिस करेगा, इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर इंप्रूवमेंट हो रही है तो एक लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल बताया जाएगा। थ्रेशोल्ड लेवल अगर क्रॉस कर लिया है तो एडमिशन मिलेगा, वो भी प्रिलिमिनरी एडमिशन होगा, फाइनल नहीं। जी। एडमिशन डेस्टिनी मॉडिफिकेशन के लिए या एडमिशन किस चीज के लिए आप बात कर रहे हैं? लिव 16 लुक 16। अच्छा, कोई पर्सन अगर लिव 16 लुक 16 होना चाहता है तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि उसका एलिजिबिलिटी जन्म के समय क्या था और आज क्या है। यस, और कितने में वो एंट्री ले सकता है और कितने टाइम तक वो मेंटेन रखता है तो वो परमानेंट मेंबर बन सकता है। ये कितने टाइम तक मेंटेन रखनी पड़ती है जिससे हम परमानेंट मेंबर बन पाए? कितने टाइम तक मेंटेन? जी, टाइम कितने टाइम तक? पहले वो 9 महीने, मतलब 1 साल, फिर 3 साल, फिर 5 साल, उसके बाद। मतलब किसी ने अगर 5 साल तक अपनी एलिजिबिलिटी को मेंटेन रख लिया तो हम ये कहेंगे कि इसका ये लिव 16 लुक 16 एशो क्लब में आ गए। जी। और ये तो बड़ा लेंथी सा एंड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर है, और इसके लिए सबसे पहले ये स्वीकार करना कि हम खाली हाथ आए ही नहीं थे और हमारे बच्चे भी खाली हाथ नहीं आए हैं, अपने आप में यही एक बिल्कुल नया सा कंसेप्ट है। क्योंकि हम लोगों को जो सिखाया जाता है वो है भेड़ चाल, क्योंकि हमारी शादी कराई गई है तो हम अपने बच्चों की शादी कराएंगे, हमें स्कूल भेजा गया है तो हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, हमने पैसे कमाए। इसीलिए तो बेटियों ने मना करना शुरू कर दिया। बेटियों, क्योंकि और तो फीमेल में एशोनिधि उनकी मेंटल वेल्थ ज्यादा होती है। एक पैरामीटर एलिजिबिलिटी के टाइम पे जेंडर से इसलिए होता है कि जेंडर डिफाइन करता है कि इसकी मेंटल एबिलिटी या एशोनिधि कितनी होगी, तो वो उसका पता लगते ही बेटियों ने इसीलिए पहले मना करना शुरू किया शादी के लिए। जी। तो बेटियों को तो मैं तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उन बेटियों को जिन्होंने मना कर दिया शादी के लिए। वो जल्दी एलिजिबिलिटी प्राप्त कर सकती है 125 साल की रहने की। जी।
ये एक ट्रेंड चल पड़ा है। चाइना में भी ये ट्रेंड चल रहा है, जापान में भी, इंडिया में भी आ चुका है कि फीमेल कम्युनिटी अब मना कर रही है शादी करने के लिए। हालांकि एक बहुत बड़ी फीमेल कम्युनिटी ऐसी भी है जो शादी करना चाहती है और उन्हें लड़के नहीं मिल रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसी भी है जो शादी नहीं करना चाहती है या कहने लगी है जिसकी भी एक बात समझ लो, जिसकी भी एलिजिबिलिटी अच्छी होगी, ऐश्वर्या जिस लड़की ने मेंटेन की है वो कभी शादी नहीं करेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा लगेज कोई भी कैरी नहीं करना चाहता है। तो उसके जब जो सातवीं एलिजिबिलिटी है जो स्पाउस के पेरेंट्स से डिफाइन होती है, वो तो उसकी डिफाइन ही नहीं हुई। क्या फर्क पड़ता है? दैट हैज ए वेरी लिटिल रोल, बट इट हैज। बल्कि उनको एक एडवांटेज मिल जाता है कि अगर वो पेरेंट्स जो आए हैं जुड़ेंगे, वो नेगेटिव कर सकते हैं, वो नेगेटिव ज्यादा कर सकते हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कम करेंगे। एक्चुअली वो चाहिए इसलिए होती है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो कितना नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर पाएंगे लड़की के या लड़के की लाइफ में, क्योंकि दे कंट्रीब्यूट नेगेटिव एक्चुअली हमेशा। हाँ 90, बिकॉज उनको वो मान के चलते हैं ना कि खालिया तो आया था ये और सब कुछ तो मैंने दिया है उसको। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि ये तो खालियात आई थी या आया था और इसको सब कुछ तो मैंने दिया है। अश्विनी जी, हमारी सोसाइटी में तो बड़ा हमें सिखाया जाता है सास ससुर की रिस्पेक्ट करो, सेवा करो, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल एंड मतलब इवन मैंने ये यहाँ तक सुना है कि सास और सास का ध्यान रख लोगे तो जीवन तुम्हारा अच्छा गुजरेगा। सास, यहाँ तक भी माइंड इट, यहाँ पे सास किसको कह रहे हो तुम? वही स्पाउस की मदर को सास कहा जाता है। तो अब देखो सारे के सारे क्या कहते हैं, लड़की की माँ अगर लड़की को कुछ कुछ शादी के बाद भी सिखाती रहेगी तो वो घर कभी चल नहीं सकता। ये क्यों कहा जाता है मार्केट में? पता नहीं मुझे ये क्यों कहा जाता है। आई हैव सीरियसली नो आइडिया। क्योंकि जब मार्केट में जो चीज चल रही है उसको तुम कैसे इग्नोर कर सकते हो? ये मार्केट में एक कंसेप्ट चल रहा है, हालांकि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है क्योंकि मेरी मदर ने मुझे कभी भी मैरिज के बारे मैं बताता हूँ यहाँ पर मैं बताता हूँ। लड़की जब घर में वहां विवाह में जाती है तो वो क्यों चाहती है कि मैं घर में ना रहूं, मैं अलग घर बनाऊं अपना? क्यों चाहती है लड़की? क्योंकि तब तक वो अपनी माँ से दुखी हो चुकी है। नहीं, अपनी सास से। बात सास की हो रही है। शादी के बाद लड़की जब घर जा रही है तो वो क्यों चाहती है कि अपना घर अलग बनाए? नेचुरली वो अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहती है, अपना एक सिस्टम बनाना चाहती है, अपने तरह से लाइफस्टाइल डिफाइन करना चाहती है। ओके, मैं तभी तो कह रहा हूं कि जो 7वां पैरामीटर है जो मैं बता रहा हूं वो नेगेटिविटी ही देता है। यही चल रहा है माहौल मार्केट में। तो इसलिए उसका समझना बहुत जरूरी है कि वो किस हद तक नेगेटिविटी दे सकता है, कब उसको इग्नोर करना है, कब उसको छोड़ देना है। जी, तो बेसिकली हमें अपनी एलिजिबिलिटी की केयर रखनी है। ऑफकोर्स इसके लिए ये स्वीकार करना है कि हम खालियात आए नहीं थे, हमारी एक बेसिक एलिजिबिलिटी हम लेकर आते हैं। खाली आपको स्वीकार नहीं करना है, आपको एटलीस्ट अपने सारे घर में सबको समझा देना है ये बात। एटलीस्ट अपने घरों में अपने रिलेटिव्स को ये बात समझा दो अच्छे से कि भैया कोई खालियात नहीं आता। और वैसे तो कहते हैं कि जब तुम पैदा होते हो तो मरने की टिकट साथ लेकर के आते हो, ये बात भी कहते हैं, पर फिर कहते हैं कि खालियात आया। कमाल है, टिकट जब हाथ में है तो फिर खालियात कैसे हो गया? ये तो एक कंसेप्ट है ही है। पेरेंट्स को लगता ही है कि मेरे बच्चे की जो भी स्टैंडिंग है वो मेरी वजह से है, मैंने ही तो इसे खाना सिखाया है, मैंने ही तो इसे बैठना सिखाया है। ये तो मैं भी मानती हूँ कि मेरे बच्चों की सारी स्टैंडिंग मेरी तो वजह फिर से है। ये बात को तुम पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा
कि टीनेजर जो सुसाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये ज्यादती है। आप सारा पॉल्यूशन, सारा नेगेटिविटी एनवायरनमेंट का सारा कुछ तो कहा, तुमने ही तो कहा अभी हम सिखाते हैं, पेरेंट्स ही तो सिखाते हैं, तुमने ही तो कहा ये। देखिए, बच्चा जब आया था तो उसको कपड़े हमने दिए, उसको खाना हमने दिया, उसको रहने के लिए। वो तुम्हारी मजबूरी थी, वो तुम्हारी मजबूरी थी, बच्चे की मजबूरी नहीं थी। बच्चे ने कभी नहीं कहा कि मुझे कपड़े पहनाओ, बच्चे ने कभी नहीं कहा कि मुझे तो। जी, ये बात भी तय है कि बच्चे को पालना माता पिता की मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है उनके हाथ में, कोई चॉइस नहीं है। तो क्या इसीलिए, क्या तो डज इट मीन कि पेरेंट्स ही उसको इंस्टिगेट करते हैं सुसाइड करने के लिए? ये कहना भी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि पेरेंट्स क्यों चाहेंगे? अभी तो तुमने कहा कि पालना मजबूरी है, तुमने ही तो कहा। क्योंकि अगर हम बच्चे को, मान लीजिए सर्दी हो रही है, हमने उसको जैकेट नहीं बनाई है, मैंने इसको बहुत जल्दी समझ लिया था मदरहुड जब आया कि ठीक है, मैंने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, तो अभी मेरे को 5 मिनट लगने थे बच्चे को केयर करने में, बाद में मुझे 5 दिन लगते हैं। तो अगर एक बार कोल्ड कफ हो जाए तो हैंडल करने में, अल्टीमेटली तो वो मुझे ही हैंडल करना है। तो बेटर है कि मैं पहले 5 मिनट लगा लूं, बाद में 5 दिन का कष्ट झेलने से अच्छा है कि मैं पहले ये तभी समझ में आएगा जब तुम ये बात समझ लोगे कि खाली हाथ कोई नहीं आता है। एलिजिबिलिटी क्या लेकर के आया है ये पता होना चाहिए। इसमें खाली हाथ का कहाँ रोल है? ये तो सीधी सी बात है ना कि बच्चे का हमने टाइम पे ध्यान नहीं रखा, वो बीमार हो गया, तो हमारे कितने दिन खराब होंगे हमें नहीं पता, अनडिफाइंड। जबकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज इजियर। इसमें खाली हाथ कहाँ है? वही तो कह रहा हूँ, खाली हाथ कहाँ है भाई? खाली हाथ तो कहीं है ही नहीं। तो तुम ये मान करके चलते हो कि खाली हाथ पैदा हुआ। मैं तो इस बात को रो रहा हूं कि तुम खाली हाथ क्यों मान के चलते हो कि खाली हाथ पैदा हुआ, सब कुछ मैंने दिया इसको। इस धारणा से निकलो बाहर। खाली हाथ कोई पैदा नहीं होता है, सब एलिजिबिलिटी लेकर आते हैं। उस एलिजिबिलिटी का पता कर लो कि वो क्या एलिजिबिलिटी लेकर के आया है, आई है या आया है, जो भी बच्चा आया है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी अपब्रिंगिंग करोगे तो उसकी लाइफ फेलियर फ्री होगी और तुम्हारी लाइफ कष्ट मुक्त होगी। तुम्हें कष्ट मिनिमम होंगे। तो अपने कष्टों को कम करने के लिए इतनी सी बात समझ लो। तो सीधा बात, ना हम खाली हाथ आए हैं, ना हमारे बच्चे खाली हाथ आए हैं, ना ही हमारा कोई रिलेटिव खाली हाथ आया है। सब अपने साथ अपनी अपनी एलिजिबिलिटी लेकर आए हैं जी। इस एलिजिबिलिटी को अगर हम मेंटेन करना सीख लेते हैं तो वी कैन हैव अ गुड लाइफ टिल एज ऑफ 125 years. Here I will correct you again that एलिजिबिलिटी को मेंटेन नहीं करना है। एलिजिबिलिटी इज योर फाउंडेशन, उसके ऊपर तुम्हें एडमिशन दिलाना है। अरे एलिजिबिलिटी मेरी आईआईटी की है तो आईआईटी की फॉर्मेलिटी भी तो पूरी करूंगा। मैंने बहुत लोगों का देखा है कि उनके हाथ में डिफाइन था कि करियर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अब उन्होंने जो भी लाइफ में किया, आज वो 40 साल के हैं और उनका करियर एक्चुअली नहीं बन पाया। तो सीधी सी बात है, उन्होंने जो डायरेक्शन पकड़ी लाइफ में वो ठीक नहीं थी एंड दे फेल्ड इन देयर करियर। तो दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। एलिजिबिलिटी मेंटेन नहीं करी उन्होंने, एलिजिबिलिटी को ठीक डायरेक्शन में यूज नहीं किया, प्रोसीजर्स ठीक अडॉप्ट नहीं किए। वही मैं कह रहा हूं, एलिजिबिलिटी इज द फर्स्ट फैक्टर। आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न टू यूज एलिजिबिलिटी, लर्न टू इन्वेस्ट एलिजिबिलिटी। दैट इज सीड कैपिटल। यू कैन treat that as a seed capital and then invest it to build your life. That is a foundation of your life. मीन्स उनको ये समझना था कि मेरे पास ये सामान है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। एलिजिबिलिटी इज लाइक हमारे झोले में कुछ सामान है जिसको हम यूज कर सकते हैं, क्रिएट अ गुड लाइफ।
राइट। अब मेरे पास सामान कुछ और है, मेरे रिलेटिव के पास सामान कुछ और है, मेरे बच्चों के पास कुछ और है। सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना है। ईच इंडिविजुअल, जिसकी शक्ल अपनी है, अकल अपनी है, तो उसका सामान भी अपना है। तो आज का सीधा सा लेसन लिव 16 लुक 16 ऐशो क्लब की तरफ से कि ना हम खाली हाथ आए हैं, ना ही हम खाली हाथ जाते हैं। सबके पास अपना अपना। जाने की बात मैंने नहीं कही अभी, सॉरी, जाने की बात मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ आने की बात की है। ठीक है, खाली हाथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये अपना अपना हिसाब किताब है। खाली हाथ हम आते नहीं है, ये तय है, ये पक्का है, ये पक्का है, ये पक्का है। और हमें अपना बोले को अगर हम समझ लें कि इसमें हमारे क्या क्या सामान है, तो हम उससे अपनी अच्छी सी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं जिसमें हम आराम से रह पाए। अगर पता ही नहीं है इसमें क्या है, तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। टीनेजर्स उसमें बॉम्ब तो हो गई, फिर वहां पे पता नहीं है, नहीं वहां पे बॉम्ब भी होगा और वो फूटेगा ही, वो फोड़ेगा भी। टीनेजर्स आज की डेट में बॉम्ब ही बने हुए हैं पेरेंट्स के लिए। करेक्ट, वो एग्जैक्टली, फूटते ही हैं, एंड दैट इज द रियलिटी। दैट इज व्हाट। सो आई डोंट वांट दैट। अच्छा भला सामान है, उसमें इतना बढ़िया डायमंड्स है, उसको तुम बॉम्ब क्यों बना रहे हो? जी। तो खाली हाथ ना हम आए हैं, ना ही हमारा सामान किसी और से मिलता जुलता होगा, ऐसा कोई चांस नहीं है। सबकी शक्ल अपनी अपनी है, तो झोला भी अपना अपना है। हालांकि कई बार बच्चे की शक्ल माँ से या पिता से ज्यादा मिलती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, शक्ल अपनी है। मिलता जुलता कैन बी ओनली बॉम्ब, नथिंग एल्स। ठीक है, तो सबके अपना अपना झोला है। अपने टीनेजर्स को बॉम्ब ना बनने दें और अपनी जिंदगी को भी एक कष्ट की जिंदगी न रहने दें। अश्विनी जी, समय हो चला है। आज के लिए आपसे हम आज्ञा चाहेंगे। कल फिर आपसे बात होगी लिव 16 ऐशो क्लब के माध्यम जी। प्रणाम। जय कृष्णेश। जय जय कृष्ण। क्या लगता है आपको, हम सब खाली हाथ आते हैं? ऐसा है नहीं। हम सब अपनी अपनी एलिजिबिलिटी लेकर आते हैं, बेसिक सी एलिजिबिलिटी जिसका हमें पता नहीं होता, जिसके कारण हम अपनी लाइफ में लग्जरी क्रिएट नहीं कर पाते। ये मानना बंद कर दें कि हम खाली हाथ आए हैं, ये समझना बंद कर दें कि हम खाली हाथ आए हैं। आप जी सकते हैं लिव 16 ऐशो क्लब का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये स्वीकार करना होगा कि ना आप खाली हाथ आए हैं, ना ही आपके बच्चे, ना ही आपके रिलेटिव। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ कृष्णिका, निधि कंसल। प्रणाम।